हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जब भी किसी कॉइल में फ्लक्स चेंज होता है तो चेंजिंग फ्लक्स के कारण उसके अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस होता है फैराडे के लॉ के अकॉर्डिंग। और लेंज लॉ क्या बोलता है, वो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है और जो उस करंट इंड्यूस करता है वो फिर फर्दर, तो उसकी पोलरिटी कुछ इस टाइप से होती है कि वो उन्हीं फैक्टर्स को अपोज करता है जो फैक्टर उसको प्रोड्यूस करते हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर आज हम एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ बात पे ध्यान देना, इंडक्शन क्या है। सेल्फ मतलब खुद के अंदर। खुद के अंदर कैसे, देखिए जैसे सोलेनोइड है आपके पास, ये हमने इस प्रकार से एक सोलेनोइड बना लिया, ये सोलेनोइड है और आपको पता है सोलेनोइड क्या होता है। ये सोलेनोइड है, इस सोलेनोइड में आप इस प्रकार से कोई वेरिंग करंट, ये मैंने एसी ले लिया, कोई वेरिंग करंट है, एसी अल्टरनेटिंग करंट है और वो इसके अंदर से आप पास करवा रहे हो तो वो करंट इसमें इस प्रकार से फ्लो करेगा, ठीक है। ऐसे करके फ्लक्स इसके अंदर से नहीं, करंट इसके अंदर से फ्लो करने वाला है। अब देखिए यहाँ पे ये करंट है, ये कांस्टेंट नहीं है, करंट कांस्टेंट नहीं है। एसी जो होता है एसी कुछ इस प्रकार से फ्लो करता है, ये कभी इंक्रीज हो रहा है और कभी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब इसका मैग्नेटिक फील्ड कभी इंक्रीज होगा और कभी इसका मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज एंड डिक्रीजिंग है, इसका कारण क्या हुआ, ये जो पहली कॉइल है, दूसरी है, तीसरी, इस प्रकार से एक अलग अलग एक प्रकार से एक कॉइल ये बनी, फिर दूसरी कॉइल ये बनी। इनके अंदर क्या है, इस चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण एक फ्लक्स इंड्यूस होने वाला है और वो फ्लक्स इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस करेगा, ठीक है। वो ईएमएफ इस प्रकार से है कि वो इसको अपोजिशन प्रोवाइड करता है। इसका मतलब इसमें करंट इस प्रकार से जा रहा है, अप्लाइड करंट किधर है, इधर है, तो इंड्यूस्ड करंट जो होगा इस डायरेक्शन में होगा। इंड्यूस्ड करंट की ये है और ये कौन सा है, अप्लाइड करंट है, ये है अप्लाइड। जो करंट हमने अप्लाई किया वो इधर है, तो इसने कॉइल ने या पूरे सोलेनोइड ने अपने के अंदर करंट इंड्यूस किया, वो इससे अपोजिट डायरेक्शन में था। और ये जो है ये इस करंट को क्या करेगा, ये इस करंट को डिक्रीज करने की कोशिश करेगा। सपोज करो इसका मैग्नीट्यूड आई नोट था, कितना था, आई नोट। इंड्यूस्ड जो करंट था, सपोज करो उसको मैं स्मॉल आई से रिप्रेजेंट कर देता हूं, तो इसके अंदर जो नेट करंट रहेगा आई नेट, वो रहेगा आई नोट माइनस आई के बराबर। इसने क्या किया, इस करंट को अपोज करने की कोशिश की। और ये जो प्रॉपर्टी है इस कॉइल की, इसी को हम बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। तो व्हाट इज द सेल्फ इंडक्शन? सेल्फ इंडक्शन इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए कॉइल ड्यू टू विच इट अपोज एनी चेंज इन द स्ट्रेंथ ऑफ करंट बाय इंड्यूसिंग ए करंट इन इटसेल्फ। इस पे ध्यान देंगे हम। खुद के अंदर एक करंट इंड्यूस करता है और वो करंट क्या करता है, इसके अंदर जो भी चेंज हो रहा है उस चेंज को ये होने नहीं देता। ये इंक्रीजिंग का इफेक्ट था। मैंने लिखा आई नेट इजिकल टू आई नॉट माइनस आई, मतलब जब इसके अंदर करंट इंक्रीज हो रहा है, अप्लाइड करंट इंक्रीज हो रहा है, तो इंड्यूस्ड करंट इससे अपोजिट डायरेक्शन में होगा। अगर अप्लाइड करंट डिक्रीज होगा तो वो इंड्यूस्ड करंट उसके डायरेक्शन में हो जाएगा, तो आई नेट आपके पास हो जाएगा आई नॉट प्लस आई हो जाएगा उस केस में। ओके, तो ये आपके पास जो प्रॉपर्टी है इस प्रकार के कॉइल की, उसको हम क्या बोलते हैं, सेल्फ इंडक्शन बोलते हैं। ओके, और एक्सपेरिमेंटली हमें ये फाइंड आउट हुआ, एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड दैट जो फ्लक्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होता है। फ्लक्स प्रोपोर्शनल टू आई होता है। याद करने की जरूरत नहीं है, रट्टा मारने की कुछ भी जरूरत नहीं है। मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट बताता हूं कि फाई प्रोपोर्शनल टू आई क्यों होता है, कैसे होता है। आपको पता है फाई किसके बराबर होता है, बी ए के बराबर होता है। मैं इसी का एग्जांपल ले लेता हूं, यहाँ पे सोलेनोइड का एग्जांपल ही ले लेता हूं। सोलेनोइड की एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, बी इज इक्वल टू म्यू नोट एन आई होता है ना, और इनटू क्या हुआ, ए। अब देखिए यहाँ पे क्या म्यू नोट चेंज होगा, नहीं चेंज हो रहा। नंबर ऑफ टर्न कॉइल के चेंज हो रहे हैं, नहीं हो रहे। क्या कॉइल का एरिया, इसका जो सोलेनोइड का एरिया है वो चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा। तो वेरिएबल कौन है, करंट। सिर्फ करंट ही तो चेंज हो रहा है ना। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, फाई प्रोपोर्शनल टू आई। मैंने एक एग्जांपल किसका लिया, सोलेनोइड का। आप कोई कॉइल लेते, जैसे कॉइल है सिंगल लेके, सर्कुलर कॉइल लेके उसका एग्जांपल लेके भी इस प्रकार से आप इसको कर सकते थे। ओके, तो ये आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है कि फाई प्रोपोर्शनल टू आई होता है। क्यों होता है आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। आगे चलते हैं। अब फाई प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, आई। इस प्रोपोर्शनलिटी का साइन अगर हम हटाएं तो फाई इज इक्वल टू एल आई होता है। फाई इज इक्वल टू क्या होता है, एल आई। और वेयर एल इज इक्वल टू, वेयर एल इज कॉन्स्टेंट, L is constant and it is known as
एंड इट इज नोन एज इंडक्टेंस, या हम इसको बोल सकते हैं इट इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। क्या बोल सकते हैं? कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन और इंडक्टेंस, या फिर क्या कह सकते हैं? इंडक्टेंस। तो आपको इंडक्टेंस में और सेल्फ इंडक्शन में कंफ्यूज नहीं होना है। सेल्फ इंडक्शन प्रॉपर्टी है। सेल्फ इंडक्शन क्या है? कॉइल का प्रॉपर्टी है। इसको आप पॉइंट बना के रखेंगे। सेल्फ इंडक्शन क्या है? प्रॉपर्टी है। और जिसको आपने L से रिप्रेजेंट किया, ये क्या है? ये कोफिशिएंट है। और इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम इंडक्टेंस बोलते हैं। ओके, ठीक है। अब यहां से इसको थोड़ा रीअरेंज करते हैं। इसको आप नोट्स में लिख लेना अलग से, मेन क्वेश्चन के अंदर नहीं लिखना है, ठीक है। अब देखिए फाई इजिकल टू एल आई हुआ। यहां से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एल इज इक्वल टू फाई डिवाइडेड बाई आई। एल इज इक्वल टू फाई डिवाइडेड बाई आई। यहां से एल की डेफिनेशन भी लिख सकते हो। एल को कैसे डिफाइन करें? डिफाइन इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल। तो कैसे डिफाइन करोगे? इट इज द मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट करंट। मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट करंट क्या हो जाएगा? सेल्फ इंडक्टेंस, इंडक्शन का कोफिशिएंट हो जाएगा, या ये इंडक्टेंस हो जाएगा। इसकी जो एस आई यूनिट है वो हेनरी के बराबर है। किसके बराबर है? हेनरी के बराबर। और हेनरी किसके बराबर है? फ्लक्स को तो वेबर बोलते हैं और करंट को क्या बोलते हैं? एम्पियर। वेबर पर एम्पियर किसके बराबर है? हेनरी के बराबर है। ये इसकी यूनिट हो जाएगी। अब देखिए, आप इसका डायमेंशन फॉर्मूला भी लिख सकते हो, एग्जाम में पूछ भी सकता है आपसे। हम यहाँ से इसमें एक पॉइंट और लिखते हैं, और वो पॉइंट कुछ इस प्रकार से लिखते हैं। आपने यहाँ से क्या देखा कि जो हमारे पास L है, या हमारे पास जो फाई है, वो L इंटू आई आता है। फाई किसके बराबर है? L इंटू आई के बराबर है। अगर हम फैराडे का सेकंड लॉ यूज करते हैं, अकॉर्डिंग टू फैराडेज सेकंड लॉ, क्यों भाई? क्योंकि हमें ये इंड्यूस्ड करंट तो निकालना है ना, इसके अंदर ये करंट इंड्यूस हुआ कितना, जो ये आई नोट है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। और वो कैसे निकालेंगे? क्योंकि पता है हमें करंट चेंज हो रहा है, तो इसके अंदर फ्लक्स कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रहा है। तो फ्लक्स को हमें चेंज करवा दें, तो हमारे पास जो डी फाई बाई डी टी है, डी फाई बाई डी टी किसके बराबर होता है? ई के बराबर होता है, ई एम एफ ई के बराबर। इसको मैं किसके बराबर लिख सकता हूँ? डी बाई डी टी और इंटू एल आई लिख सकते हैं। डी फाई बाई डी टी इजिकल टू ई, और क्योंकि डी फाई बाई डी टी को ई लिख सकते हैं ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स ई एम एफ के बराबर होता है। और यहाँ से ये जो टर्म है हमारे पास, ये एल आई के बराबर है, तो एल आई का डी बाई डी टी करेंगे तो ये आ जाएगा। मतलब हमारे पास क्या हुआ? ई इज इक्वल टू एल तो कॉन्स्टेंट है, ये हो जाएगा डी आई डिवाइड बाई डी टी। ई इज इक्वल टू एल डिवाइड बाई टी टी। और यहाँ से एल को हम ये लिख सकते हैं, ई डिवाइडेड बाई डी आई बाई डी टी। तो जो इंडक्टेंस है हमारे पास, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन है, उसको आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, इट इज डिफाइंड एज ईएमएफ इंड्यूस्ड पर यूनिट चेंज इन करंट। करंट चेंज हो रहा है, उसके कारण कितना ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, उसका जो रेशियो है, उसको हम क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन बोलते हैं, या इसको हम सेल्फ इंडक्टेंस बोलते हैं। ओके, दिस इज अबाउट द सेल्फ इंडक्शन। और ये सेल्फ इंडक्टेंस का सेल्फ इंडक्शन का कोफिशिएंट है, जिसको हम इंडक्टेंस बोलते हैं। ये एक प्रकार का रेजिस्टेंस ऑफर करता है। क्या करता है? एक प्रकार का रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। लेकिन ध्यान देना, यहां से आपने देखा था, अगर करंट वेरिंग है, करंट कैसा है? वेरिंग है, तो ही ये अपोजिंग करंट प्रोड्यूस करता है, मतलब इंड्यूस्ड करंट जो है वो आई तो ही होता है। अगर ये करंट कांस्टेंट होता तो ये काम नहीं करता। तो यहां से क्वेश्चन आता है आपके पास, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है इसके ऊपर, वो लिखते हैं हम, देखना आप। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, आपसे कहेगा ये है, फिर यहाँ पे हमने एक बल्ब लगा दिया, और यहाँ पे हमने एक एसी सोर्स लगा दिया, ये हमने एक स्विच लगा दिया। क्वेश्चन ये है, जैसे ही मैं स्विच को ऑन करता हूँ, स्विच को ऑन करता हूँ,
ये आपका जो बल्ब है इसकी ब्राइटनेस पे क्या फर्क पड़ेगा, स्विच को ऑन करते ही ब्राइटनेस पे क्या फर्क पड़ेगा। ये कुछ ऐसे था, हमने इसके अंदर आयरन रोड डाल दिया। क्या डाल दिया इसमें, ये इस सोलेनोइड में मैंने आयरन का रोड डाल दिया। तो आयरन रोड डालने के बाद बल्ब की ब्राइटनेस पे क्या फर्क पड़ेगा पहले के कंपैरिजन में। अब बल्ब की ब्राइटनेस कम होगी या बल्ब की ब्राइटनेस ज्यादा होगी, आपको बताना है। तो देखो आयरन जो है वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या करता है, मैक्सिमम लाइन ऑफ फोर्स को अपने अंदर ज्यादा से ज्यादा को अपने अंदर से पास होने देता है, अट्रैक्ट कर लेता है वो। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो था इसका म्यू बढ़ गया, क्योंकि जो सोलेनोइड है ना इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बी की वैल्यू कितनी होती है, वो होती है म्यू नॉट एन आई। और जैसे ही आपने इसके अंदर ये आयरन का रोड डाला तो आयरन का रोड डालते इसकी वैल्यू इंक्रीज हो गई, ये वैल्यू इंक्रीज होती है इसके अंदर बी की वैल्यू इंक्रीज हो गई, और बी की वैल्यू इंक्रीज होते ही इसका जो सेल्फ इंडक्शन है वो सेल्फ इंडक्शन इंक्रीज हो जाता है। वो इंक्रीज होने का मतलब है इसके अंदर ये जो इंड्यूस्ड करंट था वो इंक्रीज हो गया, और ये जो इंड्यूस्ड करंट इंक्रीज हुआ यानी इसके अंदर जो अपोजिट करंट था वो ज़्यादा हो गया, तो इसके कारण जो ब्राइटनेस बी है बल्ब की वो क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। ओके ठीक है। इसी में आपसे यहाँ पे कभी कैपेसिटर डाल के क्वेश्चन पूछ सकता है। मान लो जिसकी जगह मैं कैपेसिटर यूज कर दूँ, ऐसे कैपेसिटर ले लूँ मैं, और फिर बोले कि पहले कैपेसिटर के साथ जोड़ रखा था, फिर हमने इसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दिया। क्या डाल दिया, डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दिया, तो क्या होगा। ये थोड़ा एडवांस क्वेश्चन है, इसका हम डेरिवेशन करेंगे और डेरिवेशन के बाद इसको हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है इसका वो है कि आपके पास कोई भी सोलेनोइड है और उस सोलेनोइड का सेल्फ इंडक्शन कितना होगा, या हम कहते हैं कोएफिशिएंट सेल्फ इंडक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस कितना होगा, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन कितना होगा, या हम उसका बोले इंडक्टेंस कितना होगा, उसको हम कैसे फाइंड आउट करें। तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, और वो कुछ इस प्रकार से है कि हमने इसी प्रकार से इसको क्या मान लिया, ये कॉइल मान लिया, इसके अंदर से करंट पास हो रहा है, नंबर ऑफ टर्न जो है इसके अंदर वो कितने मान लेते हैं, लेट एन इज द नंबर ऑफ टर्न और एल इसके क्या है, लेंथ है। और हमें क्या निकालना है, इसका कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन निकालना है, यानी इसका सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है। कैसे निकालेंगे सोच के देखिए। हमें पता है फाई इज इक्वल टू एल इंटू आई होता है। फाई किसके बराबर है, मैं एक की पॉइंट बता रहा हूँ इस क्वेश्चन को सोल्व करने का। फाई इज इक्वल टू एल इंटू आई, अभी भी हमने पढ़ा फ्लक्स एल इंटू आई। कैसे भी करके मुझे इसके अंदर फ्लक्स पता चल जाए तो क्या मैं उसको इसके बराबर पुट कर दूँ और वहाँ से एल की वैल्यू निकल आएगी, है ना। तो हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है कि ये जो सोलेनोइड है इसके जो कॉइल्स हैं इसके अंदर फ्लक्स कितना होगा, हम वो फ्लक्स निकाल लेते हैं। ओके ठीक है। देखो सबसे पहले ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड अलोंग सोलेनोइड। B इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू नॉट एन आई होता है, जहाँ पे एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ होता है, एन इज इक्वल टू एन बाई एल होता है गिवन सोलेनोइड के लिए। तो वहाँ पे अपने मेंशन कर रखा है, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स हैं, नंबर ऑफ टर्न्स, इसके अंदर टोटल टर्न्स कितने हैं, और एल क्या है, इसकी लेंथ है। ओके ठीक है। फ्लक्स कितना हो जाएगा, फ्लक्स फाई किसका होता है, बी इंटू ए होता है। क्या होता है, बी इंटू ए, लेकिन ये बी इंटू ए आएगा वो तो सिर्फ इसका एक का आएगा, इसके अंदर तो ऐसे ऐसे कितने टर्न हैं, एन टर्न्स हैं, तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, एन बी ए। ध्यान रखना इस बात को, बी इंटू ए जब हम लिखते हैं वो एक सिंगल टर्न का लिखते हैं। अगर हमारे पास 2 टर्न हैं तो 2 से मल्टीप्लाई करने के 2BA हो जाएगा, 3 टर्न है तो 3BA, 4 टर्न है तो 4BA, और n टर्न है तो NBA वो हो जाएगा। तो फ्लक्स हमारे पास आया यहाँ से फाई इज इक्वल टू NBA, फाई इज इक्वल टू एन, बी का वैल्यू हमारे पास है म्यू नॉट एन आई इंटू ए। ओके ये हमारे पास फ्लक्स आ गया किसका, इसका सोलेनोइड का। आगे हम देखते हैं एज वी नो दैट एज फाई इज इक्वल टू, या इसको आप ऐसे लिख सकते हो, इफ एल इज इंडक्टेंस ऑफ कॉइल देन फ्लक्स हमारे पास हो जाएगा एल इंटू आई। ओके
अब इंडक्टेंस के कारण फ्लक्स एल आई है, वैसे इसके अंदर फ्लक्स सी है। दोनों फैक्टर्स को हम क्या करें, अगर बराबर रख दें, कंपेयर कर दें दोनों फैक्टर्स को, तो हमें क्या मिलने वाला है, तो हमें मिलेगा म्यू नॉट एन स्मॉल एन आई इंटू ए इज इक्वल टू एल आई। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, इक्वेशन नंबर 2 मान लो। 1 और 2 को कंपेयर कर दिया, फ्रॉम 1 एंड 2 लिख दो यहाँ से, फ्रॉम 1 एंड 2 ये मिला हमारे पास। हम यहाँ से देखते हैं आई आई कैंसिल कर देता है, एल इज इक्वल टू हमारे पास बचता है म्यू नॉट एन। इस एन को आप क्या लिख सकते हो, इस एन को आप लिख सकते थे एन बाई एल, तो एन हो जाएगा एन स्क्वायर डिवाइड बाई एल और इंटू क्या हुआ ए म्यू नॉट एन स्क्वायर ए डिवाइड बाई एल। मतलब जो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन होता है किसी सोलेनोइड का, वो म्यू नॉट एन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई एल होता है। जहाँ पे आप देखते हो म्यू नॉट क्या है, वैल्यू पता है आपको, एन का आपको पता है क्या है, ए का पता है, एल। यहाँ से आप देख रहे हो चेंज क्या हो सकता है। हम यहाँ से देखते हैं अगर एल है जो है वो किस पे डिपेंड करता है, ये तो चलो कांस्टेंट होगा एक टाइप से, ये डिपेंड करता है एन के ऊपर, नंबर ऑफ टर्न के ऊपर, एरिया के ऊपर और लेंथ के ऊपर। नंबर ऑफ टर्न, एरिया और लेंथ क्या डिफाइन करते हैं, वो डिफाइन करते हैं इसकी ज्योमेट्री, ज्योमेट्री ऑफ कॉइल या सोलेनोइड। ये हमने सोलेनोइड का लिया था, तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये सोलेनोइड की ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है। ज्योमेट्री का मतलब नंबर ऑफ टर्न कितने हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, लेंथ कितनी है। लेंथ को आप इंक्रीज करोगे तो एल की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, नंबर ऑफ टर्न को आप इंक्रीज करोगे तो एल की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, एरिया को इंक्रीज करोगे तो एल की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। तो इन फैक्टर्स को आप ध्यान में रखते हुए जो इंडक्टेंस है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, और ये जो होता है इंडक्टेंस, एक प्रकार से यहाँ से आपने देखा कि कॉइल इस प्रकार से अगर आप यूज करते हो तो करंट को रिड्यूस करती है, और आपको पता है करंट को रिड्यूस करने का काम कौन करता है, रेजिस्टेंस। तो इस कॉइल को हम एक अल्टरनेटिव ऑफ रेजिस्टेंस यूज कर सकते हैं। द कॉइल कैन बी यूज एट द अल्टरनेटिव ऑफ द रेजिस्टेंस, और इसका फायदा भी है। फायदा क्या है, फायदा ये कि इसके अंदर पावर कंजम्पशन जीरो होता है। कैसे जीरो होता है, हमारी जो नेक्स्ट क्लास है, नेक्स्ट टॉपिक से उनके अंदर हम पढ़ने वाले हैं, पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ से क्वेश्चन ये अराइज हुआ तो मैंने आपको बता दिया कि इस कॉइल को हम यूज कर सकते हैं रेजिस्टेंस की जगह, और ये रेजिस्टेंस से अच्छा काम करता है। अच्छा काम इसलिए करता है क्योंकि कोई पावर का लॉस नहीं करता। रेजिस्टेंस H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, इस रूल के अकॉर्डिंग हीट इंड्यूस करता है, और हीट के कारण उसके अंदर क्या होती है, एनर्जी का लॉस होता है। इसमें इसी प्रकार का कोई भी एनर्जी लॉस नहीं होता है। ओके, ठीक है, तो ये हमारा अच्छा वे है, रेजिस्टेंस की वजह हम ऐसा यूज कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास इस न्यूमेरिक, इसको फार्मूले को आप याद रखना, एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल। इसके बेस ऊपर आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल्स भी आने वाले हैं जो आपको सोल्व करने होंगे, और वो तभी कर पाएंगे जब आपको ये फॉर्मूला अच्छे से याद हो।